आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते और आप सबको बहुत-बहुत बधाई इस बात के लिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसी परीक्षा की तैयारी करना आपने चुना है, आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत कठिन है या आसान है या क्या है? इसके अलग-अलग कारण हैं। यूपीएससी मैं बात करूँ तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी को ना तो मैं आसान मानता हूँ, ना कठिन मानता हूँ, ना मीडियम मानता हूँ। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम अपनी तैयारी में करते क्या हैं, कि हम चीज़ों को कठिन बना देते हैं या उन्हें आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं नॉर्मली कि पढ़ाई से सब भागते हैं। कि आप देखिए शुरू से ही चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हम पढ़ाई से बचने के नए-नए बहाने ढूँढते रहते हैं। और जहाँ तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की बात होती है, इसमें अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। तो आपने इतना पढ़ना एक्सेप्ट किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम बातें कर रहे हैं और काफ़ी लंबी बातचीत करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने पहले ही क्लास में आपसे कहा था कि ये सीरीज़ बहुत ही लंबी जाने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसके बेस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होना है या नहीं होना है। और मैंने कहा था कि इस पर बहुत लंबी बातचीत करेंगे और ये भी कहा था आपसे कि आप अगर इस बातचीत को इतने लंबे बातचीत को निभा सकते हैं, तभी आप स्टार्ट से मुझे सुनें, नहीं तो कहीं और से सुनकर सीख लें। अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी सीखना है, शॉर्टकट्स में आप यकीन रखते हैं, तो ये क्लास आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप कुछ कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखना तो ये ज़रूरी है ही, फिर आप किसी और से सुनने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने किसी को भी चुना है, जिसको भी आपने चुना है, अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लें कि वो आपको सही से सिखा सकते हैं या नहीं। किसी को भी सुनने से पहले, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, आपको अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। और जब आप इस स्किल को सुनना शुरू करें तो अंत तक निभाएँ, क्योंकि सबके अपने-अपने तरीके होते हैं बताने के। और अगर आप उसमें मिसमैच करेंगे या मिक्स अप करेंगे चीज़ों को, तो सही से सीख नहीं पाएँगे। तो हम लोग काफ़ी लंबे से बात कर रहे हैं और अभी और इस पर बातचीत होनी है काफ़ी सारी। तो धैर्य से और विश्वास के साथ आप चाहें तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट्स में तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, क्योंकि मेरा मानना है कि शॉर्टकट्स जो हैं, वो असल में शॉर्टकट्स होते नहीं हैं, दुनिया के सबसे लंबे रास्ते होते हैं। क्योंकि एक तो वो पहले आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा और फिर उधर आपका समय खराब करेगा। आपको फिर वापस आना पड़ेगा और शुरुआत उसी लंबे रास्ते की करनी पड़ेगी। तो उसने शॉर्टकट में ले जाके तो आपका समय खराब कर दिया और फिर आपको फिर से शुरू करना है, तो बेहतर है कि जहाँ जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, तो शुरू से ही किया जाए। अब इतनी सारी भारी भरकम बातों के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को डेवलप करने के टूल्स पर हम बातें कर रहे हैं कि इसमें क्या टूल्स आपकी मदद करेंगे, किन के इस्तेमाल से आप इस स्किल का प्रयोग करना शुरू करेंगे और इससे साथ-साथ सीखना भी। इसमें पहला टूल जो था, जिस पर हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं यूपीएससी गाइडेंस की, वो है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। इसके बेस पर हमने बात की थी कि पहले तो आपको इस पोजीशन में अपने आप को लाना पड़ेगा कि आप पहचान सकें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है पढ़ना, क्या नहीं है। उसके बाद फैक्ट्स की बात आती है। अब देखिए, जब एग्ज़ाम की बात करें, ख़ासकर मेंस की, जिस पे आपका पूरा सिलेक्शन निर्भर करता है सबसे ज़्यादा, उसमें जो भी पहुँचते हैं, वो सब अपने-अपने तरीके से आंसर्स लिखते हैं।
लगभग एक सी किताबें उन्होंने पढ़ रखी है। तो क्या है, जो कुछ होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उनमें भी जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको दूसरों से अलग बनाता है। एक अगर आप जड़ में जाने की कोशिश करेंगे तो वो एकमात्र चीज़ है आपका आंसर, कि आपने कैसा आंसर लिखा है। और आंसर की भी बात करें तो अब देखिए, जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया हो, जिस भी एंगल से पूछा गया हो, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी कुछ नॉर्मल कंटेंट्स तो समान ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंटेंट जो आप लिखते हैं वो आपको दूसरों से अलग बनाता है। वही चेक होता है कि आप क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो ये जो क्या लिखना है, इसमें जो स्पेसिफिकनेस है, आपका आंसर यूनिक जो बनेगा, दूसरों से ज़्यादा वजनदार, ज़्यादा बेहतर, वो जो बनेगा, उसके लिए अलग-अलग तरीके के फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये आएँगे कहाँ से? सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए। शुरुआत होती है किताबों से। जब आप अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो मान लीजिए कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो पहले स्टेज में आपको ये करना चाहिए कि आप एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है, उस किताब की डेवलप कर लें। मैंने मान लीजिए कि आपने किताब पढ़ी और मैं आपसे कहूँ कि इसका एक मूल विचार अपने दिमाग में लाइए, एक समरी के फॉर्म में इसकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में लाइए। तो उसे मैं कह रहा हूँ, उसकी नॉर्मल सी समझ, एक सामान्य समझ आप ले आइए अपने दिमाग में। अब दूसरे स्टेज में जो बात होती है, पहली बार तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। दूसरी बार में जो बात होती है कि पढ़ने के दौरान देखिए, फैक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक बेसिक लेवल के और एक करंट फैक्ट्स होते हैं, जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। उसी टॉपिक में जो करंट में चल रहा है, वहाँ कुछ फैक्ट्स निकल के आएँगे। तो जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स में क्या होती है, बीच-बीच में कुछ आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स मिलेंगे, जिन्हें फैक्ट्स के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, कोई केस स्टडी है, कोई घटना है, इस तरीके की चीज़ें जो है फैक्ट्स कहलाती हैं और ये जेन्युइन होने चाहिए। तो जब आप किताबों में चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो बीच-बीच में आपको इस तरीके के फैक्ट्स मिलेंगे, जिन्हें बेसिक फैक्ट्स कहा जाता है। आपको उन्हें अंडरलाइन करके एक बेसिक फैक्ट्स की नोटबुक बनानी चाहिए सब्जेक्ट वाइज़। टॉपिक लिखकर उसमें आप उस फैक्ट को लिख लें अलग से, और बाद में करना क्या है, आपको इन फैक्ट्स को याद करना है। तो ये जो है, ये फैक्ट्स जो है, ये आपके आंसर को बहुत वज़नदार बनाते हैं। इन्हीं से मेनली डिसाइड होगा कि आपको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। नॉर्मल बेसिक कंटेंट से उतनी बात नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई आया है, जैसे पिछले साल ही एक हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था कि ज्योग्राफी का क्या रोल है एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में, पहला ही क्वेश्चन था। अब मान लीजिए आप इस आंसर की शुरुआत कोई एक ऐसे फैक्ट से करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बता दें कि सम्राट अशोक के डेवलपमेंट में कोई भी एक ज्योग्राफी के फैक्टर ने क्या रोल अदा की थी। आपने पढ़ा उसमें इस तरीके की चीज़ें कुछ की। आप सोचिए, अब किया क्या है, आपने एग्ज़ामिनर का अट्रैक्शन खींच लिया है पूरी तरीके से, उस एक लाइन में आपने रिफ्लेक्ट कर दिया है आंसर के चरित्र को। तो अब वज़नदार हो गया है। अब मान लीजिए उसकी जगह पे आप कोई नॉर्मल सा लाइन लिख देते हैं कि हाँ, ज्योग्राफी हमें एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, इससे एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिली। आप एक इससे शुरुआत करिए और एक कोई ख़ास फैक्ट से, तो सोचिए कितना फ़र्क हो जाता है आंसर में। आप खुद ही सोचिए कि आप अगर चेक करेंगे ऐसा आंसर, तो आप किसको ज़्यादा मार्क्स देंगे? एक तो ये। फिर जब आप करंट में न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ होगा कि आपको नए-नए फैक्ट्स मिलेंगे। तो एक और फैक्ट का आपको नोटबुक बनाना चाहिए, जिसमें ये न्यू फैक्ट्स आप लिखिए, करंट से रिलेटेड। टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उसके नीचे इस तरह के जो भी फैक्ट्स आते हैं उसको लिख लीजिए। अब आपके बेसिक और करंट दोनों के फैक्ट तैयार हो चुके हैं। अब एक तो टॉपिक जो भी आप सिलेबस के अनुसार तैयार करेंगे, एक तो उसको समझेंगे ही, और साथ में ये बेसिक और करंट उसी से रिलेटेड फैक्ट आपके पास मौजूद है। तब आपका टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। आपको यकीन हो पाएगा कि इस पर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर मेरा बहुत लाजवाब बनने वाला है, और यही बड़ी बात होगी।
अब बात है कि कितने फैक्टों को याद करेंगे और कैसे याद करेंगे। देखिए, ज़्यादा फैक्टों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट थोड़े से होने चाहिए। आप मेन बात क्या है कि आपको यूटिलाइज़ेशन करना आना चाहिए कि क्या आप एक फैक्ट का इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते हैं? ऐसा होता है, हम जनरली सोचते हैं कि एक का इस्तेमाल एक ही जगह पे होगा, ऐसा नहीं है। आप जब ये स्किल धीरे-धीरे आप में डेवलप होती चली जाएगी, इससे पहले के फैक्टर्स में जिस तरीके से हमने बात की थी, तब आप देखेंगे कि आप में वो क्षमता आ जाएगी कि एक ही फैक्ट का इस्तेमाल आप कई-कई टॉपिक्स में कर पाएँगे अलग-अलग तरीके से, थोड़े बहुत शब्दों की हेरा-फेरी के साथ जो आप अपने तरीके से क्रिएट करेंगे। कि मान लीजिए किसी और टॉपिक में लिखना है तो शब्द आपने लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज़ करके, थोड़ा अलग तरीके से लिख के उसमें यूज़ कर लिया, फिर थोड़ा अलग तरीके से मेन चीज़ वही है, लेकिन बस तरीका कहने का अलग है, तो बात हर जगह बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हंगर इंडेक्स पर भारत की का क्या रैंक है, ये है। इसका इस्तेमाल आप पॉवर्टी में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप अनएम्प्लॉयमेंट में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप फूड सिक्योरिटी में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप हेल्थ में कर सकते हैं, कई जगह कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। तो ये चीज़ें आने लगेंगी। अब बात आती है कि याद कैसे करें कि एक तो याद करने की बात होती है, ज़्यादातर होता है कि हम याद करके भूल जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसी कला आनी चाहिए जिससे आप याद किया हुआ कभी ना भूलें। उस पर हम बात करेंगे। हो सका तो अगली क्लास में बात करेंगे कि जो चीज़ें आप याद करेंगे, उसे अपने दिमाग में बनाए कैसे रखेंगे और इस तरीके से कि एक तो आप भूलें ना और किसी वजह से अगर मिस हो जाए, तो आपने उसको इस तरीके से किया है कि आप उसको रिक्रिएट कर लेंगे बिल्कुल सही-सही, वो आपको आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।